Hello students, welcome to lecture 2 of physical chemistry. In this video, we will be discussing photoelectric effect. You should know that this photoelectric effect was finally explained by the famous scientist Einstein, and he got the Nobel Prize for this particular explanation. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटलिस्ट लोग ने जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था, व्हाट वाज दैट द एम वाज कि सिस्टम उन्होंने क्या लिया था कि एक ट्यूब लिया, उसमें उन्होंने एक मेटल लिया और मेटल पे लाइट इंसिडेंट कराया और उन्होंने वो देखना चाह रहे थे कि जो लाइट के इंटरेक्शन के कारण इससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो फोटो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कलेक्ट किया बाय पुटिंग अनदर इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड को उन्होंने लिंक किया विद द पॉजिटिव टर्मिनल और फिर उन्होंने सर्किट कंप्लीट कर लिया। द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट था कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से कितना करंट आपका क्रिएट हो रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट देखा कि अगर इसे रिवर्स करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल के हेल्प से वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। कुछ ऑब्जर्वेशंस आए। एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस है, दैट इज इंस्टेंटेनियस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन was found to be independent of intensity of light. तीसरा जो एक्सपेरिमेंट ये था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या उसके बराबर है, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सॉरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो भी इंसिडेंट लाइट का होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या बराबर हो तो ही आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो पा रहे हैं। ओनली देन द इफेक्ट ऑफ only then photoelectrons are ejected. अब ये जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन आपका क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। द ऑब्जर्वेशन was not in accordance with theories of classical physics. क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में ये मानना था, क्योंकि आपको पता है कि लाइट को लेकर के जो क्लासिकल फिजिक्स में कंसेप्ट था पहले से बिफोर 1900, न्यूटन की कंसेप्ट थी कॉर्पस्कुलर नेचर की। बाद में जब ह्यूजेंस का फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुए, इससे ये क्लियर हो गया कि लाइट हैज वेव नेचर और फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सारे प्रूव कर रहे थे कि लाइट वेव कैरेक्टर का। और अगर लाइट आपका वेव कैरेक्टर का है तो अगर आप ये वेव ले रहे हैं, दैट्स हाउ द वेव प्रोपोगेट, तो ये मानना था कि जब आपकी लाइट दिस कॉरस्पॉन्ड टू एम्पलीट्यूड और आपको पता है वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड।
तो ये माना था कि जब ये हाई इंटेंसिटी का होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा। तो नॉर्मली एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन is minimum energy required to remove electron from the surface of the substance, या normally यहाँ पे हम जो लेते हैं metal, टिपिकली ये वैल्यू आपका 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रीजन में होता है। कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल सरफेस से तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। वेव नेचर का ये मानना था कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, अगर ये एम्पलीट्यूड आप बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी विल इंक्रीज, और जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी देंगे, क्योंकि वेव में आपको पता है कि एनर्जी दे रिलेट विद द इंटेंसिटी, मोर इज द इंटेंसिटी मोर इज द एनर्जी। तो इंटेंसिटी हाई होगा तो एनर्जी ऑफ द वेव ज्यादा होगा, और ज्यादा एनर्जी का होगा और ये लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये फिनोमेना होना चाहिए। पर सरप्राइजिंगली जो आपका इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। जो काइनेटिक एनर्जी इजेक्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्योंकि ये पहले माना था कि भाई आपने अगर मान लो इससे ज्यादा एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी तो यूज किया वो बाहर निकलने के लिए मेटल सरफेस से, उससे ज्यादा जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा इलेक्ट्रॉन। मींस फ्रॉम द क्लासिकल वेव थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। दूसरा, क्लासिकल फिजिक्स में ये मानना था कि जब वेव मूव कर रहा है तो पहला एक वेव आया हाई हाई एम्पलीट्यूड का, जो भी आपका हाई इंटेंसिटी का जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आपका फिर थोड़ी देर के बाद फिर हाई इंटेंसिटी होगी तो आपका फिर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में टाइम लैग होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि 1900 हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत, जब मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन किया, और उनके एक्सप्लेनेशन पे ये आया कि एनर्जी आपका क्वांटाइज्ड है, और वो एनर्जी आपका छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, और दैट एनर्जी पैकेट को उन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट जो एनर्जी है वो एच न्यू है, और टोटल एनर्जी होगा वो n टाइम्स एच न्यू होगा, वेर n can have value 1 2 3, that's the integer value, or h is a Planck's constant. What was Einstein's proposal? कि जो लाइट एनर्जी है, that light energy is also quantized. मतलब कोई सोर्स ऑफ लाइट है, अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे जो आपका एनर्जी एमिट हो रहा है वो आपका अगेन पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है, या तो एक पैकेट, नहीं तो दो पैकेट, नहीं तो 100 पैकेट्स। तो जो पैकेट है, जो यूनिट है, उसको नाम दे दिया आइंस्टाइन ने फोटॉन। तो फोटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। अब जब आप यूनिट की बात कर रहे हैं, काउंटेबल नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये फोटोन कुछ नहीं है, दिस इज अ पार्टिकल। अब सडनली 1905 में आप 1905 से पहले आप कह रहे थे कि लाइट आपका वेव नेचर का है, और आइंस्टाइन ने फिर से वो चैप्टर खोल दिया कि लाइट आपका पार्टिकल भी है।
क्योंकि पार्टिकल नेचर पहले तो न्यूटन का कंसेप्ट था ही, पर बाद में ह्यूजेन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह होने के बाद ये मान लिया गया कि लाइट आपकी वेव कैरेक्टर की है। पर आइंस्टाइन प्रपोजल आने के बाद फिर से ये बात आ गई कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, मतलब पर वेव भी है। कभी वो अपना वेव नेचर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, कभी वो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। मतलब लाइट की डुअल नेचर ऑफ लाइट was proposed by Einstein. This was proposal of Einstein. और उन्होंने कहा कि ये जो मैक्स प्लैंक की इक्वेशन है, दिस इज प्लैंक्स इक्वेशन, is valid. This Planck's equation is valid. So Planck's equation is valid for light energy also. Means this E equal to h nu in terms of frequency, in terms of wavelength it is hc by lambda, in terms of wave number it is hc nu bar, is the energy of photon. और ये कंसेप्ट ला करके आइंस्टाइन वाज एबल टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कि अगर आपका ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस से आपका इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है सरफेस ऑफ मेटल पे, आपका जो लाइट सोर्स से फोटोन आ रहा है जो पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, तो ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ कोलिजन होगा। मींस पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन की बात उन्होंने की। और एक उनका यह मानना था कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो फोटोन की कोलिजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही वक्त होने की चांसेस का नेग्लिजिबल। कोलिजन ऑफ टू फोटॉन्स एट द सेम मोमेंट विथ वन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। मतलब एक फोटोन की कोलिजन एक ही इलेक्ट्रॉन से होगा। तो अगर इस फोटोन की एनर्जी जो कि आप एच न्यू कह रहे हो, वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसे इजेक्ट करने के लिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन, वो आपका एच न्यू नॉट। मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर है या उससे ज्यादा है, अगर बराबर है तो जस्ट उसके वर्क फंक्शन के बराबर है, अगर उससे ज्यादा है तो आपका ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जो भी डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी। एंड देन ही गेव दैट फेमस इक्वेशन दैट एच न्यू, जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन है, उसमें से एच न्यू नॉट तो यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और जो इनकी डिफरेंस होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल। क्योंकि जो डिफरेंस होगी वो रह जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, बट हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो गया, वो थोड़ी सी एनर्जी लूज कर दे बाय कोलिजन विद सम अदर इलेक्ट्रॉन या सम अदर थिंग। तो जो मैक्सिमम जो होगा, जहां कुछ भी लॉस नहीं होगा, वो आपका एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है, लाइट का मतलब होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब यहां पे जब फोटोन की कंसेप्ट आ गई तो उसके बाद आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप एम्पलीट्यूड से रिलेट नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, तो कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं पर सेकेंड, ये आपका इंटेंसिटी है। पर एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा, मतलब इन टर्न उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर? और फिर इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन में, क्योंकि आपके एग्जाम में बीएससी फाइनल में मोस्ट ऑफ टाइम एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस
के आंसर्स आपको मिल गए। जब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे लास्ट ईयर्स के हैं, तो एक यूनिट खत्म होने के बाद विल डू मैक्सिमम प्रैक्टिस, बीच में देखेंगे भी कुछ क्वेश्चंस हों आपके, न्यूमेरिकल भी आपके इस पे बहुत आते हैं क्वेश्चन। तो कुछ ग्राफिकल अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ग्राफ में एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपने देखा काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट विल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और काइनेटिक एनर्जी, अभी आपने इक्वेशन देखा, तो वो इक्वेशन क्या था? काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। मैंने अगर एच कॉमन ले लिया तो ये जो वैल्यू है हर वक्त कोई भी इंटेंसिटी ले लो वही रहेगी आपकी एच न्यू माइनस न्यू नॉट ऑलवेज। जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बात कर रहा हूं। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप एक्सपेरिमेंट से कैसे डिटरमिन करेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन कैसे करेंगे? तो वो तरीका ये होगा कि मेटल सरफेस था, इस पे आपका लाइट इंसिडेंट है, आप इसे कलेक्ट कर रहे हो दूसरे इलेक्ट्रोड पे। अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे है तो और तेजी से ये एब्जॉर्ब होगा आपका। पर अगर आप इसे रिवर्स कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल ना लेकर के आप ये नेगेटिव टर्मिनल का बना दो, तो ये नेगेटिव टर्मिनल आप रिवर्स कर दोगे आप, तो आप ये उसे रोकना चाहें, तो कितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, कितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द करंट। तो मान लो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V नॉट है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फिजिक्स में आपको पता है कि आप कैलकुलेट करते हो कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट एनर्जी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी को नलिफाई आप कैसे करेंगे? बाय पुटिंग अपोजिट एनर्जी, मींस इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट मींस दिस चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा आपको इसे जस्ट रोकने के लिए, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इज नथिंग बट योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सपेरिमेंटली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका इससे डिटरमिन होते हैं। तो ये आप एक्सपेरिमेंट डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है। फिर कोई भी जो भी आप अननोन है दैट यू कैन डिटरमिन। दूसरा, अगर आपसे प्लॉट पूछता है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फिर से मैं कहूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, so this will be h nu minus h nu naught। तो y एक्सिस पे आपने रखा है काइनेटिक एनर्जी, y एक्सिस पे आपका काइनेटिक एनर्जी है, x एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी है। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c से मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी पता है हमारा कि जब आपका न्यू नॉट के बराबर होगा, देन दैट केस काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। जब आपका न्यू नॉट के बराबर है, ये न्यू नॉट है आपका, तो काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो है। और चूंकि ये y इक्वल टू mx प्लस c से मैच कर रहा है, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी इक्वल टू h। और माइनस एच नॉट इज द इंटरसेप्ट, सो माइनस एच नॉट मीन्स इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो आप इसे एक्सटेंड करो, अगर आप इसे एक्सटेंड करते हो तो आपका ये, अगर मैं एक्सटेंड करूं, सो दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर? सो दिस इज इन द नटसेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो सकता है आपका। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन कहते हैं, so let me write that question first. Okay students, that's the question। और इस क्वेश्चन के को सॉल्व करने के बाद आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, और खास करके यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रखना है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन क्या हमारा?
A photon of wavelength 4000 angstrom strikes a metal surface, the work function of metal being 2.13 electron volt. Calculate first part energy of photon in electron volt, second part kinetic energy of emitted photoelectron, and third the velocity of the photoelectron. मैं एक चीज और चेक करूंगा कि कौन से स्टूडेंट ने ये सारे वीडियो देखा है. ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं कैसे करना है, पर आपको फाइनल सॉल्व करके आंसर मुझे भेजना है. ठीक है. सो पहला तो हमारा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ रहा है. और अभी हमने किया कि आइंस्टाइन ने क्या कहा कि मैक्स प्लैंक की जो इक्वेशन है वो आपका फोटोन की एनर्जी के लिए वैलिड है. सो एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एच न्यू, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इज एच सी बाय लेमडा. क्योंकि यहाँ आपको वेवलेंथ दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा. इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ये एच सी न्यू बार किया. तो H की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. C की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब आप देखो यहां जूल है, यहां मीटर है, ये सेकेंड सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा आपका. और जूल आपका ऐसा यूनिट है एनर्जी का, मीटर आपका ऐसा यूनिट है लेंथ का. इसका मतलब है कि वेवलेंथ भी आपका मीटर में होना चाहिए. तो 1 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मेनी मीटर? 10⁻⁻10 मीटर. सो वेवलेंथ हो जाएगा 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है. तो ये जो एनर्जी आएगा आपका, ये जो एनर्जी आएगा वो आपका कुछ जूल्स में आएगा, वो आप कैलकुलेट करेंगे. अब आपसे पूछ रहा है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे. एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 into 10⁻⁻19 जूल होता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 into 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको डिवाइड करना होगा. ये जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डिवाइड करना होगा आपको 1.6 into 10⁻⁻19. ठीक है. तो आपका ये वैल्यू हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. क्लियर. तो यहां पे जो भी वैल्यू आया वो वैल्यू आप डालेंगे, वही वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. ये मुझे आंसर चाहिए, जूल में कितना आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आया आपको. तो दैट्स द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं. तो आपने एनर्जी ऑफ, क्योंकि आपको जो डेटा दे रखा है वर्क फंक्शन का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बेस्ट है कि आप एक ही यूनिट, क्योंकि ऐड और सब्सट्रैक्ट आप एक ही यूनिट से कर सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन जो आप एच बाय लेमडा में है, माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. दैट इज वर्क फंक्शन. ठीक है. अब वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले रखे हो, जो भी जिस भी दैट इसने वर्क फंक्शन दे रखा है, तो आप सीधे वर्क फंक्शन लीजिए. तो वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी ऑफ फोटोन ये ले लोगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच न्यू ले लोगे यहाँ पे. तो एच सी बाय लेमडा तो आपने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वाली वैल्यू आप डालेंगे इस जगह पे. और वर्क फंक्शन, तो एच सी बाय लेमडा आपका जो वैल्यू है यहां आया हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन कितना है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपका ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आपका किस यूनिट में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. और अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो ये जो भी वैल्यू आई उसको आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना जूल हो जाएगा. ये वाली वैल्यू को यहां डाले. बता, मैं सारा मेथड बता रहा हूं आपको, सॉल्व खुद करना है, क्योंकि आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा जब आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है. थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट आपसे अब ये वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका जूल में आया विल टेक दैट एज हाफ mv स्क्वायर. तो आपका इससे वेलोसिटी आ जाएगा. वेलोसिटी विल बी नथिंग बट ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m की स्क्वायर रूट.
और वेलोसिटी किसका है? फोटो इलेक्ट्रॉन का है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का है तो मास किसका होगा? मास लेंगे आप, फोटो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 9.1 ऐसा यूनिट में 10 पावर माइनस 31 केजी, सॉरी केजी। क्लियर? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा मेथड बता दिया। अब मुझे तीनों का आंसर चाहिए। देखता हूं कौन स्टूडेंट इसे आंसर करके मुझे भेजता है। ठीक है, वो हमें बता भी देगा कौन सीरियस है।